Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about the remaining topics of biological method. तो उनमें हमारा जो टॉपिक थर्ड पॉइंट जो हमारा था वो था फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस कैसे बनती हैं, उन्हें कैसे तश्कील दिया जाता है, ठीक है, उन्हें बनाया कैसे जाता है हाइपोथेसिस को, तो वो हम इधर डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में. तो हाइपोथेसिस जो है वो जो ऑब्जर्वेशंस, पहले ऑब्जर्वेशंस के बाद ही हाइपोथेसिस बनती है. तो ऑब्जर्वेशन जो है वो तब तक हाइपोथेसिस नहीं बन सकती जब तक उन्हें ऑर्गेनाइज ना किया जाए, ठीक है, उन्हें ऑर्गेनाइज ना किया जाए और उनसे कोई साइंटिफिक क्वेश्चन ना किया जाए, साइंसी तौर पर कोई क्वेश्चन ना निकले या उन्हें ऑर्गेनाइज ना किया जाए, एक तरतीब ना दी जाए, तो वो तब तक जो है वो हाइपोथेसिस नहीं बन सकती. ठीक हो गया. अब जो बायोलॉजिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनाइज हिज आर हर एंड अदर ऑब्जर्वेशंस इनटू डाटा फॉर्म एंड मेक स्टेटमेंट. बायोलॉजिस्ट होते हैं वो उन्होंने खुद जो एक्सपेरिमेंट्स किए होते हैं, खुद ऑब्जर्वेशंस की होती हैं, तो वो जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनसे जो डाटा निकलता है उन्हें इकट्ठा करते हैं, और जो किसी दूसरे पर्सन ने या दूसरे बायोलॉजिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए होते हैं, कोई ऑब्जर्वेशंस की होती हैं, तो वो उन ऑब्जर्वेशंस को इकट्ठा करते हैं और बायोलॉजिस्ट अपनी ऑब्जर्वेशंस को इकट्ठा करने के बाद जो डाटा आता है उस डाटा की एक स्टेटमेंट बनाते हैं. ठीक है. तो वो जो स्टेटमेंट होती है, अगर वो किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन साबित हो, कोई आंसर दे रहे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करे, उसका आंसर प्रूव हो, तो फिर क्या है वो बायोलॉजी हाइपोथेसिस बन जाती है. ठीक है, कि बायोलॉजिस्ट अपनी ऑब्जर्वेशंस को, अपनी मुशाहदत को इकट्ठा करते हैं और दूसरे ऑब्जर्वेशंस को इकट्ठा करने के बाद एक डाटा बनाते हैं. डाटा को उसके बाद वो डाटा जो है एक स्टेटमेंट बन जाता है. फिर वो जो स्टेटमेंट जो होगी वो अगर आंसर दे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का, जो कि हमारा जो प्रॉब्लम जिससे हमने सोल्यूशन निकालना है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का, तो उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का अगर वो सोल्यूशन साबित हो रही है, उसका आंसर प्रूव कर रही है, तो फिर वो हाइपोथेसिस बन जाएगी. ठीक हो गया. बेसिकली हाइपोथेसिस क्या है कि ऑब्जर्वेशन से जो हमें टेंटेटिव इन्फॉर्मेशन मिलती है वो क्या है, हमारी हाइपोथेसिस है. अब एक जो अच्छा हाइपोथेसिस है, एक गुड हाइपोथेसिस है, तो उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं. ठीक है. तो फर्स्ट वन है जर्नल स्टेटमेंट. तो वो क्या है, उसमें जर्नल स्टेटमेंट्स होनी चाहिए. ठीक है. एक जो अच्छी हाइपोथेसिस होती है उसमें एक जर्नल स्टेटमेंट होनी चाहिए जो कि जिसे आम लोग भी अंडरस्टैंड कर सके, जो इजीली अंडरस्टैंड की जा सके, ऐसी स्टेटमेंट होनी चाहिए. और नेक्स्ट है वो टेंटेटिव आइडिया, कि ऐसा ख्याल होना चाहिए जिसे अगर तहकीक की जाए, ठीक है, अगर उस पर रिसर्च की जाए तो वो उससे रद्द ना किया जा सके. ठीक है. और तहकीक करके वो आइडिया बना हो. एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, जो मौजूदा ऑब्जर्वेशंस हैं, जो ऑब्जर्वेशंस दस्तियाब हैं हमारे पास, उनके साथ वो जो ऑब्जर्वेशन है, वो हाइपोथेसिस है, वो मैच कर रहा, उसके साथ एग्री करे. केप्ट सिंपल एज पॉसिबल, उसे जितना ज़्यादा पॉसिबल हो उसे सिंपल रखना चाहिए. ठीक है, ताकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो और ज़्यादा वो उससे अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम्स ना हो. ठीक हो गया. नेक्स्ट है टेस्टेबल एंड पोटेंशियली फाल्सीफाइड. अगर उसे टेस्ट किया जाए, उसे आजमाया जाए, जांचा जाए, तो फिर उसे रद्द ना किया जा सके. ठीक है. एंड पोटेंशियली फाल्सीफाइड, और कोई ऐसा तरीका लाजमी होना चाहिए जिससे उस जो हाइपोथेसिस को रद्द किया जाए. ठीक है. उससे अगर क्वेश्चनिंग की जाए, वो कोई ऐसा क्वेश्चन निकले जो कि उससे गलत साबित कर सके, ठीक है, उसे रॉन्ग प्रूव कर सके, तो ऐसा कोई तरीका भी होना चाहिए. अब जो है एक जो अच्छे हाइपोथेसिस के लिए क्या करना चाहिए, क्रिएटिव एंड केयरफुल थिंकिंग इज नेसेसरी. क्रिएटिव कहते हैं होशमंदाना, होश के साथ कोई काम करना. ठीक है. तो क्रिएटिव और केयरफुल थिंकिंग जो है वो नेसेसरी है एक अच्छे हाइपोथेसिस के लिए. ठीक हो गया. नेक्स्ट है बायोलॉजिस्ट जो है वो यूज़ करते हैं रीजनिंग. ठीक है. बायोलॉजिस्ट जो इस काम के लिए, हाइपोथेसिस बनाने के लिए, डिडक्शंस के लिए, जो बाकी फर्दर प्रोसीजर्स हैं उनके लिए वो क्या करते हैं, वो रीजनिंग यूज़ करते हैं इस काम को मुकम्मल करने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट है डिडक्शंस. अब डिडक्शंस क्या है, जब हमने हाइपोथेसिस कर ली है, हाइपोथेसिस करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो डिडक्शंस होगा. ठीक है. अब डिडक्शंस में क्या है, लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस के जो लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, जो मंतकी नताइज होते हैं, वो क्या है, वो डिडक्शंस हैं. और इस पर्पस के लिए हम जो होती है एक हाइपोथेसिस को ट्रू मान लेते हैं, ट्रू कर लेते हैं तसव्वुर.
फिर अगर जो हाइपोथेसिस ट्रू हो गई है तो उससे नेक्स्ट फिर जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, जो हमने मुतवक्का नताइज निकालने हैं, जो हमें रिजल्ट चाहिए, तो वो रिजल्ट हमारा क्या होगा, डिडक्शंस होगा। ठीक हो गया। अब जो ये जो हाइपोथेसिस है, ये डिडक्शंस हैं, डिडक्शंस में इफ़ और देन की लॉजिक यूज़ होती है। ठीक है, यूज़ ऑफ इफ़ एंड देन इन लॉजिक इन डिडक्शन। डिडक्शन में क्या है, इफ़ और देन की लॉजिक यूज़ होती है। अब जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो हर उस सिचुएशन की जो है, हर उस सिचुएशन को चेक नहीं करते जिसमें हाइपोथेसिस को अप्लाई किए जाते हैं। सपोज कर लें, ये जो हमारे पास हाइपोथेसिस है, ऑल प्लांट सेल्स हैव अ न्यूक्लियस। हर प्लांट का जो सेल होता है, तमाम जो प्लांट्स हैं उसकी जो सेल्स में क्या है, न्यूक्लियस होता है। हर सेल में एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो अब ये जो हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए जो बायोलॉजिस्ट होंगे वो हर लिविंग प्लांट को एग्जामाइन नहीं करेंगे। ठीक है, हर लिविंग प्लांट को वो लेंगे, उसे कट करेंगे, उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो ये सब कुछ वो नहीं करेंगे। तो फिर वो क्या करेंगे, तो जब वो हर प्लांट को एग्जामाइन नहीं करेंगे तो फिर वो डिटेक्शंस कैसे निकालेंगे। हाइपोथेसिस तो मैंने सपोज कर ली है, तो डिटेक्शंस कैसे निकालेंगे, डिटेक्शंस वो रीजनिंग से निकालेंगे। ठीक है, रीजनिंग से डिटेक्शंस निकालेंगे और देन फिर वो सपोज खुद ही कर लेंगे रिजल्ट। उसका डिटेक्शन क्या होगी, इफ़ आई एग्जामाइन सेल्स फ्रॉम अ ब्लेड ऑफ ग्रास। ठीक है, अगर एक जो ग्रास है, ग्रास का जो एक लीव ले लें हम, तो उसको हम एग्जामाइन करें, देन ईच वन विल हैव अ न्यूक्लियस। तो हर जो सेल होगा उसके उसमें क्या है, एक न्यूक्लियस होगा। ठीक है, डिडक्शन सपोज कर लिया है हमने, तो उसके बाद हमने जो उसका जो हाइपोथेसिस है जो हमने वो सपोज कर लिए, और डिडक्शन जो हमने निकाल लिए वो हमने रीजनिंग से निकाल लिए। ठीक है, और डिडक्शंस क्या निकली है, इफ़ आई एग्जामाइन सेल्स फ्रॉम अ ब्लेड ऑफ ग्रास। अगर हम घास का एक पत्ता लें और उसके सेल्स का एक देखें, सेल को एग्जामाइन करें, तो फिर उसके हर सेल में क्या है, एक न्यूक्लियस मौजूद होगा। ठीक हो गया। मैंने पहले बात की थी कि इफ़ और देन की लॉजिक यूज़ होती है डिटेक्शन में, और यहाँ पे इफ़ और देन ये हो रहा है, यूज़ हो रहा है डिटेक्शंस में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्सपेरिमेंटेशन। अब एक्सपेरिमेंटेशन कौन सा स्टेप है, ये एक जो बहुत बेसिक और इम्पोर्टेंट स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का। ठीक है, ये बेसिक स्टेप है। अब जो एक्सपेरिमेंट जो है क्यों करते हैं, टू सी हाइपोथेसिस आर ट्रू आर नॉट। ये देखने के लिए कि एक हाइपोथेसिस जो है, जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है वो ट्रू है या रॉन्ग। हाइपोथेसिस से फिर जो डिडक्शंस निकलती हैं उन्हें फर्दर जो है टेस्ट से गुजारा जाता है, उनके टेस्ट किए जाते हैं डिडक्शंस के। अब ये टेस्ट क्यों किए जाते हैं, ताकि ये देख सकें बायोलॉजिस्ट के जो हमने डिटेक्शन हाइपोथेसिस की है वो कौन सी उनमें से कौन सी हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू है, कौन सी दुरुस्त है। ठीक है, फिर जो ट्रू हाइपोथेसिस होगी उसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, और जो रॉन्ग होगी फिर उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और फिर जो ट्रू जिसे हमने एक्सेप्ट कर लिया है हाइपोथेसिस को, फिर उसके जो है फर्दर उसके प्रेडिक्शंस निकाली जाती हैं उससे। ठीक है, फर्दर दलीलें निकाली जाती हैं, उसके फर्दर प्रोसेस किए जाते हैं ताकि उससे और क्वेश्चनिंग हो सके, उसकी और टेस्ट किया जा सके, और अगर वो स्टेबल रही तो फिर नेक्स्ट वो फर्दर आगे मैं डिस्कस करूँगी कि वो क्या बनती है। अगर एक हाइपोथेसिस जो है वो टेस्ट करने के बाद भी स्टेबल रहती है, रिजेक्ट नहीं की जाती, तो फिर वो क्या बनती है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या है कि एक हाइपोथेसिस से जो डिडक्शंस निकलती हैं उससे टेस्ट किया जाता है, और फिर जो हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू होती है, फिर उसे एक्सेप्ट करने के बाद उससे जो फर्दर प्रेडिक्शंस निकाली जाती हैं। ठीक हो गया। आगे नेक्स्ट है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट। अब रिजल्ट को हमने जो तमाम जो अपने एक्सपेरिमेंट्स हैं, ऑब्जर्वेशन हाइपोथेसिस हो गया, उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स हो गए, डिटेक्शन होगी, तो ये सब प्रोसीजर करने के बाद, सब स्टेप करने के बाद हमने रिजल्ट को कैसे समराइज करना है। ठीक है, जो हमारा नतीजा तमाम निकला है, सब कुछ स्टेप करने के बाद, हमारा वर्क करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आया है उसे कैसे समराइज करना है, तो हमने क्या करना है, एक्चुअल और क्वांटिटेटिव जो रिजल्ट होगा हमारा उसे इकट्ठा करना है। ठीक है, एक्चुअल एंड क्वांटिटेटिव रिजल्ट को क्या करना है, गैदर करना है, उसे इकट्ठा करना है। ठीक है, तो इकट्ठा करने के बाद फिर हमने क्या करनी है, उसके ड्रॉ कंक्लूजन्स ड्रॉ करने के लिए भी हम क्या करेंगे, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज करेंगे। ठीक हो गया। अब जो हमने रिजल्ट को इकट्ठा किया, डाटा को, एक्चुअल और क्वांटिटेटिव डाटा को हमने इकट्ठा किया है, तो उसका हम क्या निकालेंगे, एवरेज, औसत निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे,
फिर उसका जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के ज़रिए उसका मुवाजना करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रिजल्ट की समराइजेशन में आ जाएगा। कि रिजल्ट को हमने समराइज कैसे करना है, उसका खुलासा कैसे करना है, तो उसको तमाम डाटा को हमने इकट्ठा करना है, फिर उससे कंक्लूजन निकालनी है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग दी रिजल्ट। अब जब बायोलॉजिस्ट ने अपना वर्क किया है, काम किया है उन्होंने, तो ये पब्लिक को कैसे पता चलेगा उन्होंने कौन सा काम किया है, किस टॉपिक पे, किस वर्क पे काम किया है। तो ये पब्लिक को शो करवाने के लिए रिजल्ट के बायोलॉजिस्ट ने कोई वर्क किया है, उसका क्या रिजल्ट निकला है, और उससे जो पब्लिक है, कोई आम आवाम है कोई, वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसे कैसे यूज़ कर सकती हैं। तो ये पब्लिक तक पहुंचाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, रिपोर्टिंग दी रिजल्ट को रिपोर्ट करना पड़ेगा। पब्लिश देयर फाइंडिंग्स इन साइंटिफिक जर्नल्स एंड बुक्स। तो बायोलॉजिस्ट ने जो अपना वर्क किया है, जो उन्होंने तमाम एक्सपेरिमेंट से, ऑब्जर्वेशन से जो रिजल्ट निकाला है, तो उन्होंने उसे क्या करना है, साइंटिफिक जर्नल्स, जो कि साइंसी जो रिसाले होते हैं उनमें उसने पब्लिश करना है, और बुक्स में पब्लिश करना है। ठीक है, और उसके बाद ये जो रिजल्ट होगा उसे कहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। पब्लिश उन्होंने रिजल्ट किया, उसके बाद इन्होंने जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, और जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में सेमिनार्स होते हैं, तो उनमें उनको डिस्कशन उनकी ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो रिज़ल्ट उन्होंने एक्सपेरिमेंट से निकाला है, ठीक है, और ये जो रिज़ल्ट को पब्लिश करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, ये एसेंशियल पार्ट है साइंटिफिक मेथड का कि रिज़ल्ट को पब्लिश किया जाए। ठीक है, तो ये ज़रूरी क्यों है, ताकि जो पब्लिक है, कोई और लोग हैं, तो वो क्या कर सके, इसको वेरीफाई कर सकें रिज़ल्ट को, और वेरीफाई करने के बाद अगर उन्हें ट्रू लगे, बेसिकली ये तो ट्रू ही होगा जब इतना ज़्यादा प्रोसीजर से वो आया है, तो वो जो है वो वेरीफाई करते हैं, जो आम पब्लिक होती है, जो लोग होते हैं, और ताकि फिर वो जो अपनी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए इसको यूज़ कर सकें। ठीक है, उन्होंने वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के बाद फिर वो अपनी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो होंगी उनको सॉल्व करने के लिए इसका यूज़ करेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ओके थैंक्स। हाइपोथेसिस से फिर जो डिडक्शंस निकलती हैं उन्हें फर्दर जो है टेस्ट से गुजारा जाता है, उनके टेस्ट किए जाते हैं डिडक्शंस के। अब ये टेस्ट क्यों किए जाते हैं, ताकि ये देख सकें बायोलॉजिस्ट के जो हमने डिडक्शंस हाइपोथेसिस की है वो कौन सी, उनमें से कौन सी हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू है, कौन सी दुरुस्त है। ठीक है, फिर जो ट्रू हाइपोथेसिस होगी उसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, और जो रॉन्ग होगी फिर उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और फिर जो ट्रू जिसे हमने एक्सेप्ट कर लिया है हाइपोथेसिस को, फिर उसके जो है फर्दर उसके प्रेडिक्शंस निकाली जाती हैं उससे। ठीक है, फर्दर दलीलें निकाली जाती हैं, उसके फर्दर प्रोसेस किए जाते हैं, ताकि उससे और क्वेश्चनिंग हो सके, उसके और टेस्ट किया जा सके, और अगर वो स्टेबल रही तो फिर नेक्स्ट वो फर्दर आगे मैं डिस्कस करूँगी कि वो क्या बनती है। अगर एक हाइपोथेसिस जो है वो टेस्ट करने के बाद भी स्टेबल रहती है, रिजेक्ट नहीं की जाती, तो फिर वो क्या बनती है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या है कि एक हाइपोथेसिस से जो डिडक्शंस निकलती हैं उससे टेस्ट किया जाता है, और फिर जो हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू होती है, फिर उसे एक्सेप्ट करने के बाद उससे जो फर्दर प्रेडिक्शंस निकाली जाती हैं। ठीक हो गया, आगे नेक्स्ट है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट। अब रिजल्ट को हमने जो तमाम जो अपने एक्सपेरिमेंट्स हैं, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस हो गया, उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स हो गए, डिटेक्शन हो गई, तो ये सब प्रोसीजर करने के बाद, सब स्टेप करने के बाद हमने रिजल्ट को कैसे समराइज करना है। ठीक है, जो हमारा नतीजा तमाम निकला है, सब कुछ स्टेप करने के बाद, हमारा वर्क करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आया है उसे कैसे हम समराइज करना है, तो हमने क्या करना है, एक्चुअल और क्वांटिटेटिव जो रिजल्ट होगा हमारा उसे इकट्ठा करना है। ठीक है, एक्चुअल एंड क्वांटिटेटिव रिजल्ट को क्या करना है, गैदर करना है, उसे इकट्ठा करना है। ठीक है, तो इकट्ठा करने के बाद फिर हमने क्या करनी है, उसके ड्रॉ कंक्लूजन्स ड्रॉ करने के लिए भी हम क्या करेंगे, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज़ करेंगे। ठीक हो गया, अब जो हमने रिजल्ट को इकट्ठा किया, डाटा को, एक्चुअल और क्वांटिटेटिव डाटा को हमने इकट्ठा किया है, तो उसका हम क्या निकालेंगे, एवरेज, औसत निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, फिर उसका जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के जरिए उसका मुवाजना करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रिजल्ट की समराइजेशन में आ जाएगा, कि रिजल्ट को हमने समराइज कैसे करना है, उसका खुलासा कैसे करना है, तो उसको तमाम डाटा को हमने इकट्ठा करना है, फिर उससे कंक्लूजन निकालनी है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग दी रिजल्ट।
अब जब बायोलॉजिस्ट ने अपना वर्क किया है, काम किया है उन्होंने, तो ये पब्लिक को कैसे पता चलेगा उन्होंने कौन सा काम किया है, किस टॉपिक पे, किस वर्क पे काम किया है। तो ये पब्लिक को शो करवाने के लिए रिजल्ट के बायोलॉजिस्ट ने कोई वर्क किया है, उसका क्या रिजल्ट निकला है, और उससे जो पब्लिक है, कोई आम आवाम है कोई, वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसे कैसे यूज़ कर सकती हैं। तो ये पब्लिक तक पहुंचाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, रिपोर्टिंग दी रिजल्ट को रिपोर्ट करना पड़ेगा। पब्लिश देयर फाइंडिंग्स इन साइंटिफिक जर्नल्स एंड बुक्स। तो बायोलॉजिस्ट ने जो अपना वर्क किया है, जो उन्होंने तमाम एक्सपेरिमेंट से, ऑब्जर्वेशन से जो रिजल्ट निकाला है, तो उन्होंने उसे क्या करना है, साइंटिफिक जर्नल्स, जो कि साइंसी जो रिसाले होते हैं उनमें उसने पब्लिश करना है, और बुक्स में पब्लिश करना है। ठीक है। और उसके बाद ये जो रिजल्ट होगा उसे कहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। पब्लिश उन्होंने रिजल्ट किया, उसके बाद इन्होंने जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, और जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में सेमिनार्स होते हैं, तो उनमें उनको डिस्कशन उनकी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो रिजल्ट उन्होंने एक्सपेरिमेंट से निकाला है। ठीक है, और ये जो रिजल्ट को पब्लिश करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, ये एसेंशियल पार्ट है साइंटिफिक मेथड का कि रिजल्ट को पब्लिश किया जाए। ठीक है, तो ये ज़रूरी क्यों है, ताकि जो पब्लिक है, कोई और लोग हैं, तो वो क्या कर सकें, इसको वेरीफाई कर सकें रिजल्ट को, और वेरीफाई करने के बाद अगर उन्हें ट्रू लगे, बेसिकली भी तो ट्रू ही होगा जब इतना ज़्यादा प्रोसीजर से वो आया है, तो वो जो है वो वेरीफाई करते हैं, जो आम पब्लिक होती है, जो लोग होते हैं, और ताकि फिर वो जो अपनी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए इसको यूज़ कर सकें। ठीक है, उन्होंने वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के बाद फिर वो अपनी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो होंगी उनको सॉल्व करने के लिए इसका यूज़ करेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? ओके, थैंक्स।